दोस्तों जय हिंद। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सर्विसमैन गाइड में। मैं एयर वेटरन CS पाटनी आज बहुत दिनों बाद आपके सामने आया हूँ। एक्चुअली आई वाज ऑन अ फैमिली ट्रिप टू श्रीनगर कश्मीर एंड लेह लद्दाख। Past 10 days I have completed around 3,500 kilometers. So if you are interested I will post some videos and some photos regarding the trip. However आज का मेन मुद्दा हमारा है, इसका हम लोग बेसिक इंतजार कर रहे थे, द कॉमन रिक्रूटमेंट प्रोसेस फॉर ऑफिस असिस्टेंट ग्रामीण बैंकों के लिए, जो कि नोटिफिकेशन है वो जारी हो चुका है। तो मैं आप लोगों को CRP RRB थर्ड के बारे में, ये बहुत बड़ा नोटिफिकेशन है, अराउंड 76 पेज का, इसको मैंने पूरा गो थ्रू किया है और इसका पूरा पोस्टमार्टम कर रखा है। जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वही मैं आपको यहाँ बताऊँगा। फॉर्म भरने से पहले या जिन लोगों ने फॉर्म भर भी लिया है अभी, तो एक बार इसको गो थ्रू पक्का कर लीजिए, कुछ ना कुछ आपका फ़ायदा ही होगा। ठीक है, 3 कैटेगरी में पोस्ट निकाली गई हैं। जो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं मैं आपके सामने रख दे रहा हूँ। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इंक्लूडिंग एडिट नोटिफिकेशन एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएंगी 7 जून से, जो कि हो चुकी हैं, और 27 जून तक का फॉर्म भरने का आपके पास टाइम है। पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फ़ी या आप 7 जून से 27 जून तक का सेम डेट रखी है, इन्होंने भर सकते हैं। ठीक है, इससे बाकी चीज़ें आप पढ़ लीजिएगा। कॉल लेटर्स का डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा प्रीलिमिनरी के लिए जुलाई अगस्त में। ऑनलाइन एग्जामिनेशन अगस्त के मंथ में होगा, जैसा कि हर साल होता है। रिजल्ट जो आएगा इसका वो अगस्त सितंबर 2024 में आएगा। डेट को स्पेसिफाई उन्होंने नहीं कर रखी है, राइट। फिर जो मेंस एग्जामिनेशंस हैं वो सितंबर अक्टूबर में होने की उम्मीद है। और आपको जैसे कि पता ही है, जो फाइनल रिजल्ट आता है और जो प्रोविजनल अलॉटमेंट होता है वो 1 जनवरी को हर साल होता है, तो इसमें भी कोई चेंज नहीं किया गया है, राइट। इसको मैंने बहुत ध्यान से पढ़ा है, कोई भी इन्फॉर्मेशन, ताकि आप लोगों के लिए जो ज़रूरी हो वो छूट ना जाए। ओके, पोस्ट है हमारे लिए तो मतलब का नहीं है, भी हमारे मतलब का नहीं है। यस, इसमें हमें क्लियरली मेंशन किया हुआ है, डिपेंडिंग ऑन द वैकेंसीज ऑफ द रीजनल रूरल बैंक्स की, जो वैकेंसी ग्रामीण बैंक की होगी, कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। और जो अभी वैकेंसीज में एडवर्टाइजमेंट में दी गई हैं वह प्रोविजनल हैं, ठीक है। और ये जो आप फॉर्म फिलअप करेंगे उसके टाइम पे आपने जो प्रेफरेंस दिया होगा रूरल बैंक्स का, उसी और वो और आपकी मेरिट, इन दोनों के आधार पर आपकी पोस्टिंग डिसाइड होगी, राइट। फर्दर मेंशन करते हैं, रिक्रूटमेंट इन RRB इज अ डायनामिक प्रोसेस, जैसा कि मैं अक्सर बताता रहता हूँ। तो अभी की जो वैकेंसी आई हैं वो बाद में घट भी सकती हैं और बढ़ भी सकती हैं, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने मेंशन किया हुआ है, हाउएवर प्रोविजनल अलॉटमेंट विल बी मेड बेस्ड ऑन द एक्चुअल वैकेंसी रिपोर्टेड बाय द RRBs, जिसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं, बिजनेस वॉल्यूम, बिजनेस ग्रोथ, हेल्थ ऑफ द RRBs, ठीक है, ब्रांच का अपना एक्सपेंशन का प्लान क्या है, एंड ब्ला ब्ला ब्ला, राइट। बाकी जो आपके इम्पोर्टेंट है अभी जानने का, वो है कि पार्टिसिपेटिंग रीजनल बैंक्स किस किस प्रदेश में कौन कौन से बैंक्स हैं। कुछ प्रदेश ऐसे हैं जहाँ पर एक से ज़्यादा बैंक हैं, और आपको डिजायर्ड लोकल लैंग्वेज, दैट इज़ ऑफ मोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक है दोस्तों, मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है ऑलरेडी कि हमें गवर्नमेंट एग्जाम्स में किन स्टेट से अप्लाई करना चाहिए, उसका लिंक मैं यहाँ दे दे रहा हूँ, ऊपर भी शायद मेंशन हो रहा होगा। तो इसमें आपको इस वीडियो को पक्का गो थ्रू करिएगा आप, उससे आपको पता जाएगा कि आपको किस स्टेट से फिलअप करना है फॉर्म इस बार RRB का, और आपको कौन सी लैंग्वेज में क्वेश्चन होना ज़रूरी है, ये देखना बहुत ज़रूरी होता है बैंकिंग का, स्पेशली क्लरिकल का फॉर्म भरने से पहले। तो इस लिस्ट में सारा कुछ मेंशन है, आप अपने स्टेट के हिसाब से और लैंग्वेज प्रेफरेंस के हिसाब से एक बार इसको गो थ्रू कर लीजिएगा। कुछ चीज़ें मैंने हाईलाइट्स कर रखी हैं जिसमें आप बारे में लोग जनरली जानते नहीं हैं। जैसे मैं बात करता हूँ JNK की, JNK में आपको ज़रूरी नहीं है कि डोगरी, कश्मीरी, आपको पंजाबी आना चाहिए। इवन इफ यू नो हिंदी, यू आर एलिजिबल फॉर द इलाकाई देहाती बैंक, श्रीनगर, जम्मू एंड कश्मीर, राइट। वैकेंसी आप देख लीजिए, मैं आगे बताऊँगा। हिमाचल प्रदेश, हिंदी काम चल जाएगा, राइट। झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक, आपको हिंदी आता है तो आप झारखंड से भी अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों ये बहुत कम लोगों को पता है, बहुत कम लोग बताएंगे आपको। उसी प्रकार राजस्थान का जो एक है मरुधरा ग्रामीण बैंक, वहाँ के लिए भी हिंदी मांग रहा है, राइट। तो थोड़ा सा अलर्ट हो जाइए, अगर आपकी स्टेट में वैकेंसी कम है तो आप डेफिनेटली स्टेट से अप्लाई कर सकते हैं। फर्दर इन्होंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया है, क्या क्या एलिजिबिलिटी कंडीशंस हैं। ओके, देखिए इसमें जो एज कैलकुलेट की गई है वो है जो 1 जून 24 की गई है। जो सिविलियंस हैं यहाँ पे, जो इस चैनल को देख रहे हैं, आप देख लीजिएगा, आपका जो एज काउंटिंग होगा 1 जून से होगा। इट शुड बी बिटवीन 18 to 28 ईयर्स फॉर ग्रुप बी पोस्ट, जैसे ऑफिस असिस्टेंट। ऑफिसर स्किल के 18 से 30 साल तक किया गया है, यानी कि 2 जून 1996 से पहले आपका बर्थ नहीं होना चाहिए, और आपका 1 जून 2006 के बाद में बर्थ नहीं होना चाहिए। दोस्तों मैं यहाँ पे एक्सप्रेशन के अलग से इसमें रिलैक्सेशन दिया गया है, नॉट ओनली एक्सप्रेशन, डिफरेंट कैटेगरीज का यहाँ पे अलग से बैकडाउन किया हुआ है इलेक्शन का। SC ST कैंडिडेट्स के लिए 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन है, OBCs के लिए जो कि नॉन क्रीमिलियर वाले हैं 3 ईयर्स,
और पर्सन विद बैच मार्क डिसेबिलिटी जो अपना 10 ईयर्स का है। फॉर द एक्स सर्विसमैन, डिसेबल्ड एक्स सर्विसमैन, तो ऑफिस स्टैंड्स के लिए ओनली ये लागू होता है, आपको पता है, नॉट फॉर ऑफिस स्किल। एक्चुअल पीरियड ऑफ सर्विस रेंडर्ड इन डिफेंस फोर्सेज प्लस 3 ईयर्स। बहुत से लोग इसके बारे में जानकारी नहीं होती है, मैं बार बार अपनी वीडियो में बताता हूँ दोस्तों। उसका मतलब होता है, सपोज यू आर, आपकी एज अभी है 40 ईयर्स और आपने 20 सर्विस करके आप आए हैं डिफेंस की किसी भी फोर्स की, तो आपके 20 ईयर्स माइनस कर दिए जाएंगे, प्लस 3 उसमें ऐड कर दिया जाएगा जो उसकी मैक्सिमम लिमिट होगी। तो इसमें 28 ईयर्स की इसी में से मैक्सिमम लिमिट है, तो 20 से 8 ईयर्स का आपको डिप्लोमा मिल जाएगा, प्लस 3 ईयर्स 11 ईयर्स तक का अप्लाई कर सकते हैं। बट इसमें मेंशन किया हुआ है कि मैक्सिमम एज आपकी 50 से ऊपर क्रॉस नहीं करनी चाहिए। ये कहीं पे मेंशन था इसमें, या देखिए यहाँ पे मैक्सिमम लिमिट 50। ठीक है, जब आप चीज़ें सब जोड़ेंगे, अपनी रेंडर सर्विस को माइनस करेंगे टोटल अपनी प्रेजेंट एज से, उसमें आप 3 ईयर्स का एक्सटेंशन लेंगे, उसके बावजूद भी 50 का क्रॉस अगर कर रहा है तो आप एलिजिबल नहीं होंगे। कुछ डाउट आपका अगर है इसके रिगार्डिंग तो आप मुझे मेल, मैसेज या टेलीग्राम के थ्रू क्वेरी पूछ सकते हैं। ये दोस्तों है फॉर सर्विसमैन जो कमिशनड ऑफिसर्स रहते हैं, जो पोस्ट ऑफिसर्स के लिए जो अप्लाई करते हैं, उसमें 5 ईयर्स कलेक्शन है। मैक्सिमम लोग उसमें नहीं आ पाते, कुछ कैटेगरी वाले हमारे इसके लिए एलिजिबल होते हैं, क्योंकि आपकी उसमें एज लिमिट्स आई थिंक 28 या 32 तक दे रखी है, किसी में 32 + 5 37 होता है। तो बहुत सारे डिस्चार्ज होते होते उनका एज 38 क्रॉस हो चुका होता है, राइट। और आगे बढ़ते हैं, जो भी जरूरी जानकारी वो आपको बताऊंगा यहाँ पे। ये फॉर द बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़ वाले कोई कैंडिडेट अगर हैं तो इसको गो थ्रू कर लीजिएगा, ये आपके मतलब का है। अदरवाइज जो डिसेबल्ड एक्सर्विसमैन होता है वो क्राइटेरिया अलग होता है। ओके दोस्तों, बहुत बड़ा विस्तृत नोटिफिकेशन है। नाउ डेफिनेशन ऑफ ESM एक्स सर्विसमैन, ये बहुत ज़रूरी है। ये बार बार जो भी गवर्नमेंट एग्जाम्स होते हैं स्पेशली बैंकिंग के, तो ये एडमिशन रिफॉर्म्स नोटिफिकेशन नंबर 360345/85 SCT डेटेड 27/10/1986, इसको ही गाइडलाइंस के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है रेफरेंस के लिए। बस आपको पता होगा, नहीं होगा तो इजीली नेट में अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। नाउ एक इंपॉर्टेंट चीज़ बताना चाहूँगा यहाँ पे, दैट इज़ रिगार्डिंग द डिसेबल्ड एक्स सर्विसमैन, राइट। इस बार के नोटिफिकेशन में कुछ चेंज देखने को मिला है। जो डिसेबल्ड एक्स सर्विसमैन है, इसके बारे में यहाँ पे इन्होंने बोला है कि एक्स सर्विसमैन हु वाइल सर्विंग इन द आर्म फोर्सेज ऑफ द यूनियन वाज डिसेबल्ड इन ऑपरेशन अगेंस्ट द एनिमी और इन डिस्टर्ब एरियाज। डिस्टर्ब एरियाज क्या हैं, कहीं पर भी कुछ मेंशन नहीं है, ठीक है। लास्ट टाइम तक का इसमें रहता था कि एट्रीब्यूटेड टू सर्विस होना चाहिए, वो उस पर क्लॉज हटा दिया गया है। तो अपने वीक के अनुसार में पढ़ सकते हैं। जिन डिसेबल्ड एक्सेसमेंट को कुछ डाउट्स है अपनी एलिजिबिलिटी के बारे में, वो मुझे पर्सनल मैसेज कर सकते हैं, क्योंकि बहुत स्पेसिफिक ये क्वेरी रहती है और उसके बारे में अगर वक्त मिलेगा तो मैं ज़रूर एक वीडियो और बनाऊंगा। फिर एक कैटेगरी इसमें रहती है डिपेंडेंट ऑफ सर्विसमैन किल्ड इन द एक्शन, ठीक है। डिपेंडेंट के लिए होता है और ये भी DSM कैटेगरी के अंदर ही काउंट होते हैं। सपोज कहीं स्टेट में DSM की अगर 7 सीटें हैं तो उसमें 7 में आपका ये डिपेंडेंट ऑफ सर्विसमैन भी काउंट होंगे, ठीक। हाउएवर फर्स्ट प्रायोरिटी सर्विंग वालों को मिलती है, ओके। इसकी क्राइटेरिया ये है कि उनके जो होना चाहिए, जो भी सर्विसमैन है वो किल्ड इन द ऑपरेशंस होना चाहिए, इन एक्शन एक्टिविटी टू मिलिट्री सर्विस होना चाहिए, मेंशन किया गया है। वार या वाले ऑपरेशन में उनको उनका बलिदान हुआ हो, राइट। तो ये सब चीज़ें हैं, ये आपको डिसेबल सर्विसिंग के जो अपने डिपेंडेंट हैं उनके लिए आपको पॉइंट नंबर 3 को थ्रू करना चाहिए, ना कि जो अभी सर्विंग है उनको कहीं तक लागू नहीं है। जो हमारे रिलीज या रिटायर्ड फोर्सेस फैमिली एक्सर्विसमैन हो चुके हैं, रिलीज हो चुके हैं, तो उनका परफॉर्मा A भरना होता है। बट मैंने आपको बार बार कहा है कि परफॉर्मा A अगर भरा है तो अच्छा है, आपके पास है तो अच्छा है, रिकॉर्ड से ले लिया तो अच्छा है। अदरवाइज इफ़ यू आर हैविंग द डिस्चार्ज बुक, आपका अपनी डिस्चार्ज बुक है, तो इनकी कोई ज़रूरत नहीं है, क्लियरली मेंशन किया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। पर जो हु आर स्टिल सर्विंग उनका परफॉर्मा B भरना पड़ेगा, वो अपेंडिक्स में दिया हुआ है, मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पे क्या होता है वो। और डिक्लेरेशन होता है परफॉर्मा C, वो भी आपको फिलअप करना पड़ेगा, दोज हु आर स्टिल इन द सर्विस। इस पर ध्यान देने की है कि जिन लोगों का SPE दैट इज़ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ इंगेजमेंट कंप्लीट हो रहा है 26 जून 2025, ओनली वही लोग एलिजिबल है, राइट। और जो आपके मतलब की बात इसमें है वो है, हाँ, एक्स सर्विसमैन जिसने पहले कहीं ज्वाइन कर लिया है गवर्नमेंट जॉब को ऑन द सिविल साइड आफ्टर अवेलिंग द बेनिफिट्स गिवन टू हिम एज एन एक्स सर्विसमैन फॉर हिज रीएम्प्लॉयमेंट, वो दोबारा एज एक्स सर्विसमैन कोटे का लाभ नहीं ले सकते हैं। देन इसमें बताया गया है इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए, इसको आप थ्रू कर लीजिए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको सबको पता ही है, इसमें जनरली बैचलर डिग्री मांगी जाती है फॉर द ऑफिस असिस्टेंट, राइट। प्रोफिशिएंसी लोकल लैंग्वेज में होनी चाहिए, जो कि लिस्ट आगे आएगी उसमें मेंशन किया होगा कि इस लैंग्वेज में प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए, ठीक है। वो मैं आगे एक्सप्लेन करूँगा। अगेन डिग्री जो है वो रिकॉग्नाइज होनी चाहिए बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया।
और आपका बहुत से लोग बोल रहे हैं कि मेंशन नहीं किया हुआ है कि आप अगर मिलिट्री का डिग्री आपके पास है, जो आर्मी ग्रेजुएशन का इक्विवेलेंसी का सर्टिफिकेट रहता है, तो आपको नहीं किया जाएगा अलाउड। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपके पास मिलिट्री का, आर्म फोर्सेस का इक्विवेलेंसी ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट है तो आप 100% एलिजिबल हैं इस पोस्ट के लिए, क्योंकि वो गवर्नमेंट एजेंसी से अप्रूव होता है, गवर्नमेंट इंडिया से अप्रूव होता है। उन्होंने क्लियरली मेंशन किया हुआ है नोट में, ऑल द एजुकेशन क्वालिफिकेशन मेंशन शुड बी फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन ऑफ बोर्ड रिकॉग्नाइज्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और अप्रूव्ड बाय द गवर्नमेंट रेगुलेटरी बॉडीज़। तो हमारा जो आर्म फोर्सेस का जो रहता है ये 100% अप्रूव रहता है। आप भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मैंने बात की थी प्रोफिशिएंसी लोकल लैंग्वेज बहुत ज़रूरी है, आप देख लीजिएगा। उस पर्टिकुलर लैंग्वेज में परसेंट है नहीं है, इसका आधार उन्होंने माना है 8th क्लास में आपने वो लैंग्वेज पढ़ी होनी चाहिए, 8th या ऑनवर्ड्स क्लास में। ठीक है, अगर आपने वो पर्टिकुलर लैंग्वेज पढ़ी हुई है जो अभी नोटिफिकेशन में मेंशन है, तो आपको प्रोफिशिएंट माना जाएगा, आपको कोई अलग से एलपीटी देने की जरूरत नहीं पड़ेगी इस केस में। फर्दर एक क्रेडिट हिस्ट्री होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है दोस्तों, उसको हम जनरली भूल जाते हैं। पर जब आपका मेंस एग्जाम क्लियर हो जाता है, उसके बाद आपका चेक किया जाता है कि आपका क्रेडिट स्कोर एक हेल्दी कंडीशन में होना चाहिए। मिनिमम क्रेडिट स्कोर क्या रहेगा वो डिसाइड करेगा एज पर द पॉलिसी ऑफ द आरआरबीज। ठीक है, जनरली 650+ या उसके आसपास से रहता है। बाकी एनओसी चाहिए, सब बात की बातें हैं, मतलब नहीं है आपके लिए। एप्लीकेशन फ़ी जो एएसएम कैटेगरी ऑफिशियल के लिए पड़ेगा, दैट इज़ 175 रुपीज़ इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी। पेपर का पैटर्न कैसा है, यह सब्जेक्ट है, मैं बताता हूँ। रीजनिंग एबिलिटी और न्यूमेरिकल एबिलिटी के क्वेश्चन इसमें ओनली होते हैं। ठीक है, इन द प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन कोई लैंग्वेज इसमें नहीं होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट जो मेरे को देना था वो ये था कि आईबीपीएस इस बार इन्होंने मेंशन किया है, रिजर्व्स द राइट टू मेक द ड्यूरेशन ऑफ टेस्ट सेपरेट फॉर ईच टेस्ट। दिस विल बी ड्यूली कम्युनिकेटेड इन द कैंडिडेट इन द इंफॉर्मेशन हैंड आउट। तो मतलब ये कह रहे हैं कि इस बार देखिए, आपको पता है कि जो आरआरबी का एग्जामिनेशन होता है वो हमेशा उसमें एक कंबाइंड टाइम लिमिट रहती है। ठीक है, कंप्लीट टाइम रहता है 45 मिनट्स का प्री के लिए। आपको कोई ऐसा नहीं है कि आपको 30 मिनट में या 20 मिनट में रीजनिंग करना ही करना है। तो बट इस बार से इन्होंने स्टामा करके दिया, तो मुझे उम्मीद है कि इस बार ये पैटर्न में चेंज करेंगे। इस बार हो सकता है टाइमलाइन लेकर के आएँ कि 20 मिनट्स का रीजनिंग, 20 मिनट्स का न्यूमेरिकल एबिलिटी। ऐसा है स्ट्रक्चरल टाइम आउट इस बार ला सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत ध्यान से आप इस बार इसकी तैयारी करिएगा और इस पॉइंट को ध्यान में रखते हुए तैयारी कीजिएगा। बाकी मेंस का सिलेबस है ये आपके मतलब का अभी नहीं है। इसमें एक चीज़ बस फ़ायदेमंद ये रहती है कि आप रीजनल लैंग्वेज के लिए भी एडॉप्ट करते हैं। जिन लोगों की इंग्लिश अच्छी नहीं होती है, इफ़ दे वांट टू अपीयर इन देयर मदर टंग और वो रीजनल लैंग्वेज आप पे मान्य है आरआरबी के कैलेंडर के हिसाब से, आप तेलुगु में, आप हिंदी में, आप उड़िया में ये एग्ज़ाम दे सकते हैं। थर्ड पेपर जो रहेगा, राइट, इनके से थर्ड और फोर्थ पेपर, यू हैव अ चॉइस कि आपको 4A या 4 में से एक कोई चूज़ करना है। बाकी उन्होंने ये दिया हुआ है वर्जन ऑफ टेस्ट, जो एग्जामिनेशन क्या क्या रहेगा किसी स्टेट का। और जो आप एग्जामिनेशन का मीडियम भर रहे हैं, सपोज आप हिंदी सेलेक्ट कर रहे हैं, तो अभी से आपको सेलेक्ट करनी पड़ेगी वो फॉर्म भरते वक्त। ठीक है, ओके, वीडियो लंबा हो जाएगा, मैं सब चीज़ें कवर अभी नहीं करूँगा। मैं इसका सेकंड पार्ट एक लेकर के आऊँगा कि आपको क्या क्या चीज़ों की ध्यान रखना है फॉर्म को भरते समय। बाकी नेगेटिव मार्किंग 0.25 का रहता है इसमें। ठीक है, एग्जामिनेशन में जो मार्क्स आपने ऑब्टेन किए हैं वही आपके फाइनल मार्क्स कंसिडर होंगे फाइनल मेरिट के लिए। प्री का कोई वैल्यू नहीं होता है इसमें। ये है लिस्ट है आपके जो सेंटर्स हैं जो आपकी पीईटी प्री आपने ट्रेनिंग कराते हैं। अगर आपने ऑप्ट किया है तो यहाँ ट्रेनिंग होगी। देन इंटरव्यू या असिस्टेंट के लिए मतलब का नहीं है। देन ऑल दी कम्स, कैसे क्या भरना है, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन, बोर्ड कितना कब से पहले आपका ग्रेजुएशन 27 जून 24 से पहले का हो जाना चाहिए, राइट। और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये मैंने बताया था आपको ऑलरेडी, रिलीज हो चुके हैं सर्विस से, परफॉर्मा उनके पास है तो अच्छी बात। अगर उनके पास डिस्चार्ज बुक है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। डिस्चार्ज बुक ऑब्लिक पीपीओ क्लियरली मेंशन है, आपका पीपीओ अगर है, डिस्चार्ज बुक है तो परफॉर्मा इज नॉट रिक्वायर्ड। हाँ, जो सर्विंग है उनका परफॉर्मा भी चाहिए और एक डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट होता है परफॉर्मा सी, वो चाहिए होता है। ठीक है, बाकी इसके लिए मैं एक अलग सी वीडियो बनाऊंगा अभी, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा होता जा रहा है कि जो सर्विंग है वो कैसे भरें फॉर्म। कॉल लेटर के बारे में बताया गया है कैसे करना है। कॉल लेटर आपका प्री एग्जाम का जब हो जाएगा उसको आप संभाल के रखिएगा। मैं बार बार इस बात को बोलता हूँ क्योंकि ये आपको मेंस एग्जाम में भी लेके जाना पड़ता है। यस, दिस इज द ऑफिस स्टेट वैलिडिटी पर्पज का जो वैकेंसीज निकला हुआ है एज ऑफ नाउ, जो वैकेंसी है, जो फर्दर मैं आपको डिस्क्लेमर दे रहा हूँ कि जो इंक्रीज या डिक्रीज हो सकता है। लास्ट टाइम तक का ईएसएम का वैकेंसी सीधा आया करता था, इस बार उन्होंने ईएसएम डीएसएम करके अलग से यहाँ पे मेंशन कर रखा है। ये अपना स्टेट वाइज आप देख लीजिएगा, आपके स्टेट में कितने बैंक्स हैं आप ये भी चेक कर लीजिएगा। कुछ मेजर स्टेट्स में मैं मेंशन कर दे रहा हूँ। मध्य प्रदेश में अच्छी वैकेंसी इस बार आई हैं, अगर आप यहाँ से अप्लाई करते हैं तो आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन रहेगा। अगर तैयारी आपकी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, आपके स्टेट में वैकेंसी अगर कम है, तो पंजाब में अच्छी वैकेंसी है, तमिलनाडु में 377 वैकेंसीज हैं, यूपी में इस बार कंपेरेटिवली देखा जाए तो वैकेंसीज कुछ कम हुई हैं, पर हाउएवर 500+ वैकेंसीज मेरे को यहाँ पे दिख रही हैं। उत्तराखंड 150 वैकेंसीज हैं।
सो इसका बहुत मायने रहेगा और आप मेरा वो वीडियो पक्का देखिएगा कि आपको उस एग्ज़ाम से कैसे, कौन से एग्ज़ाम से आपको, कौन से स्टेट से आपको अपने एग्ज़ाम के लिए अप्लाई करना है, वो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहने वाला है। दोस्तों, हम कुछ फॉर्म्स की बात की थी, उसके साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करूँगा। देखो, अगर आप SC/ST कैटेगरी का हैं तो आपको ये सर्टिफिकेट चाहिए 100%, राइट? दिस इज़ फॉर द एक्स सर्विसमैन परफॉर्मा ए, जिसकी हम बात कर रहे हैं। बट आपका अगर डिस्चार्ज बुक या PPO है तो दिस फॉर्म इज़ कम्प्लीटली नॉट रिक्वायर्ड। बट अगर आप अभी रिटायर्ड हुए हैं, डिस्चार्ज बुक नहीं मिल पाई है, उस केस में आप फॉर्म को रख लीजिएगा। Then comes the performer B, the people who are still serving, the soldiers who are still serving in the any of the armed forces, उनको ये परफॉर्मा अपना साइन कराना पड़ेगा 100% कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के द्वारा, ठीक है? जो कि एयरफोर्स के लिए AOC होती है, दैट इज़ द एयर ऑफिसर कमांडिंग। देखिए मेंशन भी किया हुआ है, इन केस ऑफ JSU एंड ऑर्ड्स और इक्विवेलेंट ऑफ द नेवी एंड एयरफोर्स। आर्मी के लिए आपका जो होता है रेजिमेंटल रिकॉर्ड ऑफिस से जो आपको मिलता है सर्टिफिकेट, वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है। नेवी के लिए BABS मुंबई से मिलता है और एयरफोर्स के लिए जो उनके स्टेशन विंग के जो AOC होते हैं, असिस्टेंट कमांडर होते हैं, कमांडिंग अफसर होते हैं, उनका साइन किया कंप्लीट सर्टिफिकेट चल जाएगा। परफॉर्मा सी, जिसकी हम बात कर रहे थे, अंडरटेकिंग, जो सर्विंग वाले हैं उनको ये परफॉर्मा भरना है, दिस इज मस्ट। दोस्तों, यही अपडेट तक के लिए था। काफ़ी कुछ मैंने, बहुत लंबा वीडियो हुआ था तो मैं शॉर्ट में जितना इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं सब कुछ इसमें मैंने आपको बताया है। और मैं अगला एक वीडियो और लेकर के आऊँगा कि फॉर्म भरते आपको क्या सावधानी बरतनी है। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, हैव अ गुड डे।